ये एकदम असंभव लगता है। हम अक्सर ये मान पर चलते हैं कि हमारे विचार पहले से ही हमारे दिमाग में पूरी तरह से बने हुए हैं और भाषा सिर्फ उन्हें बाहर निकालने का एक माध्यम है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो इस पूरी धारणा को ही चुनौती देती है। सही बात है। ये सामग्री कोई आधुनिक न्यूरोसाइंस का रिसर्च पेपर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बुनियादी अंग्रेजी ग्रामर की किताब के कुछ पन्ने हैं। वही पुरानी स्कूल वाली किताब। बिल्कुल, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच या शब्द भेद जिन्हें बचपन में रटाया जाता था। लेकिन आज हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे महज 8 साधारण श्रेणियां जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये सिर्फ व्याकरण के नियम नहीं है, बल्कि ये मानव मस्तिष्क के वो सीक्रेट कोड हैं जो इस अनंत ब्रह्मांड को कुछ गिने चुने शब्दों में समेट देते हैं। इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प पहलू यही है, मतलब जब हम इन 8 श्रेणियों को एक स्कूली पाठ्यक्रम के नजरिए से हटाकर देखते हैं ना, तो ये हमें मानव चेतना के विकास की कहानी सुनाती हैं। अरे वाह, विकास की कहानी कैसे? देखिए, इंसान का दिमाग हर सेकंड लाखों सूचनाओं को प्रोसेस कर रहा है। रंग हो गए, आवाजें, भावनाएं या समय का प्रवाह। तो इस असीमित और अस्त व्यस्त डेटा को किसी दूसरे इंसान तक पहुंचाने के लिए ना एक बहुत ही सख्त कंप्रेशन एल्गोरिदम की जरूरत होती है। अच्छा, एक कंप्रेशन एल्गोरिदम की तरह? बिल्कुल। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये वही एल्गोरिदम्स हैं। अगर इस बुनियादी ढांचे को हटा दिया जाए तो हमारे पास अपने विचार या अपने आसपास की दुनिया को व्यक्त करने का कोई तरीका ही नहीं बचेगा। ये तो बहुत ही गहरी बात है। हाँ, ये किताब भले ही बुनियादी हो, पर हमें ये दिखाती है कि भाषा ने कैसे इस अमूर्त और निराकार दुनिया को एक तार्किक ढांचे में बांधा है। तो चलिए इस तार्किक ढांचे की नींव से शुरू करते हैं। किसी भी विचार को व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हमें ये तय करना होता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, शुरुआत तो वहीं से होगी। यहीं से हमारी चर्चा का पहला हिस्सा शुरू होता है, नाउन और उनके विकल्प यानी प्रोनाउन। स्रोत सामग्री में नाउन की जो परिभाषा दी गई है, उसमें व्यक्ति, वस्तु और स्थान के साथ साथ एक और चीज जोड़ी गई है, जो कि है स्टेट ऑफ क्वालिटी या गुण की अवस्था। हाँ बिल्कुल, भौतिक चीजें जैसे बॉय, सिटी, गोल्ड या महात्मा गांधी को नाउन मानना तो समझ आता है क्योंकि वे असल में मौजूद हैं। वो ठोस चीजें हैं। हाँ, लेकिन जब किताब गुडनेस यानी अच्छाई, ब्रेवरी यानी वीरता और ओल्डनेस जैसे शब्दों को नाउन की श्रेणी में रखती है, तो यहां मुझे थोड़ी उलझन होती है। उलझन कैसी? देखिए, ब्रेवरी कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसे छुआ जा सके या जिसे किसी डिब्बे में बंद किया जा सके। तो फिर हमारा दिमाग एक गुण को एक ठोस वस्तु की तरह क्यों प्रोसेस करता है? यहाँ ना व्याकरण और मनोविज्ञान का बहुत गहरा संगम देखने को मिलता है। अच्छा? देखिए, इंसान का दिमाग किसी भी चीज को तब तक पूरी तरह से विश्लेषित नहीं कर सकता जब तक वो उसे एक नाम न दे दे। बॉय या सिटी को नाम देना एक भौतिक वास्तविकता को स्वीकार करना है। लेकिन जब मानव सभ्यता ने ब्रेवरी या ओल्डनेस जैसे अमूर्त विचारों को एक नाउन का दर्जा दिया ना, तो वो एक बहुत बड़ी संज्ञानात्मक छलांग थी। एक कॉग्निटिव लीप थी। बिल्कुल। ऐसा करके हम असल में एक अमूर्त भावना या अवस्था को एक ठोस रूप दे रहे होते हैं। अरे वाह! भाषा के माध्यम से उस अवस्था को एक ऐसी इकाई में बदल दिया जाता है जिस पर बात की जा सकती है, जिसकी तुलना की जा सकती है और जिसे मापा जा सकता है। समझ रहा हूँ। सोचिए, अगर बुढ़ापा या ओल्डनेस कोई नाउन नॉर्म होता तो हम इसे एक अपरिहार्य सत्य के रूप में कैसे स्वीकार करते? व्याकरण हमें दुनिया को देखने का एक सांचा देता है जहां विचार भी वस्तुओं की तरह ठोस हो जाते हैं। ये थोड़ा परेशान करने वाला भी है, क्योंकि इसका मतलब है कि हम अपनी भावनाओं को भी एक आकार देकर उन्हें अपने से अलग कर देते हैं। हाँ, ये एक नजरिया हो सकता है। खैर, अगर नाउन ने दुनिया को नाम दे दिया है तो फिर एक और समस्या आती है। स्रोत में एक उदाहरण है कि राम इज अ गुड बॉय, राम इज इंटेलिजेंट। तो बार बार एक ही नाउन का इस्तेमाल करना बहुत थकाऊ लगता है। यही प्रोनाउन आते हैं, जैसे ही इज इंटेलिजेंट। बिल्कुल। बचपन में मुझे लगता था कि प्रोनाउंस किसी फिल्म के मुख्य अभिनेता के स्टंट डबल की तरह हैं। स्टंट डबल? हाँ, जो मुख्य अभिनेता के थक जाने पर स्क्रीन पर आ जाते हैं। लेकिन इस स्रोत को गहराई से पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि ये सिर्फ दोहराव से बचने का टूल नहीं है। क्या ये हमारे दिमाग की ऊर्जा बचाने का एक तरीका है? देखिए, स्टंट डबल वाली बात एक हद तक ठीक है, लेकिन मैं इसे
मैं इसे डेटा कंप्रेशन के एक बहुत ही उन्नत टूल के रूप में देखती हूँ। अच्छा, डेटा कंप्रेशन। हाँ, प्रोनाउंस सिर्फ शब्द नहीं बचा रहे हैं, वे श्रोता के संज्ञानात्मक भार को कम कर रहे हैं। कॉग्निटिव लोड को। बिल्कुल। स्रोत में दिए गए आई, वी, यू, दे, इट जैसे प्रोनाउंस को देखिए, ये संदर्भ पर निर्भर करते हैं। जब कोई आए या मैं कहता है तो ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा शॉर्टकट है। कैसे? आए कहने वाले व्यक्ति का पूरा इतिहास, उसका व्यक्तित्व, उसका भौतिक स्वरूप, सब कुछ सिर्फ एक अक्षर में सिमट जाता है। बाप रे, तो मैंने सोचा ही नहीं था। अगर इंसान को हर बार अपना या सामने वाले का पूरा विवरण देना पड़ता तो संवाद इतना धीमा हो जाता कि जटिल विचारों का आदान प्रदान असंभव हो जाता। बिल्कुल सही बात है। प्रोनाउंस भाषा को वो गति देते हैं जिससे हम वर्तमान क्षण में रहकर तेजी से सूचनाएं साझा कर सकते हैं। ये गति वाली बात हमें सीधे हमारे अगले टूल की ओर ले जाती है, वर्ब और एडजेक्टिव। अब हमारे पास ब्रह्मांड में मौजूद चीजें आ गई हैं और उनके शॉर्टकट भी मिल गए हैं, लेकिन सिर्फ चीजों का होना काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत में एडजेक्टिव को क्वालिफाइंग वर्ड्स कहा गया है, जो नाउन के अर्थ में कुछ जोड़ते हैं, जैसे ब्रेव, गुड, मेनी। और वर्ब को एक्शन वर्ड्स कहा गया है, जैसे गो, ईट, लाफ। हाँ। मुझे हमेशा लगता था कि अगर नाउन एक ब्लैक एंड व्हाइट स्केच है तो एडजेक्टिव्स उसमें रंग भरने का काम करते हैं। वे बस चीजों को थोड़ा और सुंदर या स्पष्ट बनाते हैं। मैं इस रंग भरने वाली तुलना से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। अच्छा, तो आप इसे कैसे देखती हैं? एडजेक्टिव सिर्फ सजावट का काम नहीं करते, वे असल में संभावनाओं को कम करने का काम करते हैं। संभावनाओं को कम करना। हाँ, इसे एक सर्च इंजन के फिल्टर की तरह समझिए। दिलचस्प है। जब कोई सिर्फ बॉय कहता है तो दुनिया के अरबों लड़के उस दायरे में आ जाते हैं। ये बहुत ही अनिश्चित स्थिति है। हाँ, अरबों लड़के हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही स्रोत में दिए गए एडजेक्टिव्स जैसे ब्रेव, गुड या मेनी जुड़ते हैं तो हमारा दिमाग अरबों संभावनाओं को खारिज करके एक विशिष्ट वास्तविकता पर केंद्रित हो जाता है। अरे वाह! एडजेक्टिव्स उस अनिश्चितता को काटकर अर्थ को धार देते हैं। ये नजरिया वाकई दिलचस्प है, संभावनाओं को काटना। और अगर एडजेक्टिव संभावनाओं को सीमित करते हैं तो वर्ब्स के बारे में क्या कहेंगे? वर्ब्स तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्रोत के अनुसार गो, रीड, वॉक, टॉक जैसे शब्द कार्य दर्शाते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि बिना वर्ब्स के भाषा एक ठहरी हुई तस्वीर की तरह है? बिल्कुल, 100% सही कहा आपने। वर्ब भाषा में समय और कार्य कारण का इंजन है। समय का इंजन। हाँ, बिना वर्ब के एक वाक्य में नाउन और एडजेक्टिव मिलकर एक खूबसूरत स्थिति का वर्णन तो कर सकते हैं, लेकिन वे ये नहीं बता सकते कि उस स्थिति का परिणाम क्या होगा। समय का प्रवाह वर्ब्स के माध्यम से ही महसूस होता है। जब हम कहते हैं कि कोई हंसता है या पढ़ता है तो हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, इसमें निरंतर बदलाव हो रहा है। मतलब चीजें मूव कर रही हैं। बिल्कुल। वर्ब मानव मस्तिष्क को ये समझने की क्षमता देता है कि एक घटना दूसरी घटना को कैसे जन्म देती है। एक ठहरी हुई तस्वीर को एक चलती फिरती फिल्म में बदलने का काम वर्ब्स करते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक सूक्ष्मता आती है, जहाँ हमारा अगला किरदार मंच पर आता है, एडवर्ब। एडवर्ब मेरी पसंदीदा श्रेणी। हाँ, अगर मुझे भाषा के सबसे बहुमुखी और जटिल टूल को चुनना होना तो वो एडवर्ब ही होगा। स्रोत में इसके जो उदाहरण दिए गए हैं वे सच में हैरान करने वाले हैं। कैसे? देखिए, ये सिर्फ वर्ब की विशेषता नहीं बताता, बल्कि ये एडजेक्टिव और खुद अपने ही जैसे दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। स्रोत का उदाहरण देखिए कि सुनीता वॉक्स स्लोली। यहां स्लोली एक सामान्य एडवर्ब है जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन प्रिया इज वेरी ब्यूटीफुल में वेरी एक एडजेक्टिव की तीव्रता बढ़ा रहा है। सही उदाहरण पकड़ा आपने। मुझे ये एक ऑडियो मिक्सर के वॉल्यूम नॉब की तरह लगता है। आपके पास एक आवाज है, लेकिन उसे कितना तेज या धीमा करना है ये एडवर्ब तय करता है। अरे वाह, ये वॉल्यूम नॉब वाला विचार इसकी कार्यप्रणाली को बहुत अच्छे से समझाता है ना? देखिए, मानव अनुभव कभी भी बाइनरी नहीं होता। मतलब सिर्फ 0 और 1 नहीं होता। बिल्कुल। हम दुनिया को सिर्फ काले और सफेद या तेज और धीमे के रूप में नहीं देखते। हमारे अनुभव एक स्पेक्ट्रम पर होते हैं। एडवर्ब्स हमें उसी स्पेक्ट्रम को शब्दों में ढालने की ताकत देते हैं। जैसे स्रोत का एक और उदाहरण था ना? हाँ, स्रोत का तीसरा उदाहरण, दे रन वेरी फास्ट, ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि भाषा कितनी लचीली हो सकती है। कैसे? यहाँ एक एडवर्ब यानी वेरी दूसरे एडवर्ब फास्ट की भी ट्यूनिंग कर रहा है।
ये भाषा के भीतर एक तरह का मेटा लेवल है। अच्छा, मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर। हाँ, अगर एडवर्ब्स ना हो तो इंसान कभी भी अपनी भावनाओं या अनुभवों की गहराई और तीव्रता को सटीकता से साझा नहीं कर पाएगा। तेज दौड़ना और बहुत तेज दौड़ना, ये दोनों वास्तविकताएं बिल्कुल अलग हैं, और एडवर्ब ही वो टूल है जो श्रोता के दिमाग में उस सही वास्तविकता का निर्माण करता है। तो अब तक हमारे पास एक काफी समृद्ध दुनिया तैयार हो गई है। हमारे पास नाउन और प्रोनाउन के रूप में चीजें और पात्र हैं। हाँ, एडजेक्टिव्स ने उन पात्रों को विशिष्ट बना दिया है, वर्ब्स ने समय को चालू कर दिया है, और एडवर्ब्स ने उन कार्यों की तीव्रता को सेट कर दिया है। बिल्कुल सही समरी है ये। लेकिन इन सब को एक साथ जोड़े रखने वाला गुरुत्वाकर्षण कहाँ है? गुरुत्वाकर्षण? हाँ, मतलब अगर मैं सिर्फ ये सारे शब्द एक कमरे में फेंक दूं तो वो एक वाक्य तो नहीं बनेंगे ना। वाक्यों में ये जोड़ने का काम प्रेपोजिशन और कंजंक्शन करते हैं। प्रेपोजिशन और कंजंक्शन। स्रोत में प्रेपोजिशन जैसे टू, एट, इनटू, ऑन, अंडर के बारे में बताया गया है कि ये नाउन या प्रोनाउन का रिश्ता किसी अन्य चीज से दिखाते हैं। हाँ, जैसे एक उदाहरण था स्रोत में। हाँ, उदाहरण के लिए द कैट इज अंडर द टेबल। पहले मैं इसे एक जीपीएस की तरह सोच रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये वाक्यों का गुरुत्वाकर्षण है। इसके बिना बिल्ली और मेज बस अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। गुरुत्वाकर्षण, या फिर कह लें स्थानिक लंगर, यानी स्पेशियल एंकर कहना इसके लिए सबसे उपयुक्त होगा। स्पेशियल एंकर? देखिए, मानव मस्तिष्क दुनिया को हमेशा स्पेस और टाइम के संदर्भ में प्रोसेस करता है। हाँ। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हम उसे हमेशा किसी दूसरी वस्तु के संदर्भ में देखते हैं, कि वो चीज किसी के ऊपर है, नीचे है या अंदर है। हाँ, ये तो है। प्रेपोजिशंस उसी भौतिक वास्तविकता का भाषाई रूप है। अच्छा। अगर द कैट इज अंडर द टेबल से अंडर हटा दिया जाए तो अर्थ पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। बिल्ली और टेबल का कोई कनेक्शन ही नहीं बचेगा। बिल्कुल। प्रेपोजिशन वो अदृश्य धागा है जो ब्रह्मांड के अलग अलग इकाइयों को एक दूसरे के साथ एक अर्थपूर्ण तरीके से बांधता है। ये सिर्फ व्याकरण नहीं है, ये हमारी 3D दुनिया को 1D भाषा में बदलने का तरीका है। अरे वाह, क्या बात कही है, 3D दुनिया को 1D भाषा में बदलना। और अगर प्रपोजिशन भौतिक दुनिया का गुरुत्वाकर्षण है तो कंजंक्शन विचारों की दुनिया की पुल है, ब्रिज है। ब्रिज, सही कहा। श्रुत में इन्हें जॉइनिंग वर्ड्स कहा गया है। हाँ। पहला उदाहरण बहुत सीधा है, राम एंड श्याम गो टू स्कूल। हाँ। यहाँ एंड बस दो चीजों को साथ ला रहा है। लेकिन दूसरे उदाहरण ने मुझे रुककर सोचने पर मजबूर कर दिया। कौन सा उदाहरण? कृष्णा इज टॉल बट राधा इज शॉर्ट। आहा। यहां बट का इस्तेमाल हुआ है। ये सिर्फ दो वाक्यों को जोड़ नहीं रहा है, ये एक विरोधाभास पैदा कर रहा है। स्रोत में और, येट, सिंस जैसे और भी शब्द हैं। क्या कंजंक्शंस वो जगह हैं जहां इंसान की भाषा में जटिल तर्क या लॉजिक का जन्म होता है? इस बात से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। कंजंक्शंस भाषा के वास्तुकार है जो बहुस्तरीय विचारों को संभव बनाते हैं। मतलब मल्टीलेयर्ड थॉट्स। हाँ, एंड का इस्तेमाल चीजों को जोड़ने का सबसे बुनियादी तरीका है जो शायद जानवरों के संचार में भी किसी रूप में मौजूद हो। लेकिन बट, येट या सिंस जैसे शब्द एक बहुत ही उन्नत संज्ञानात्मक क्षमता की ओर इशारा करते हैं। कैसे? जब हम कहते हैं कि एक चीज ऐसी है लेकिन दूसरी वैसी है, तो हम श्रोता के दिमाग में एक तनाव पैदा कर रहे होते हैं। एक टेंशन। बिल्कुल। हम दुनिया को सिर्फ एक सीधी रेखा में स्वीकार नहीं कर रहे, हम परिस्थितियों की तुलना कर रहे हैं, अपवाद ढूंढ रहे हैं और कारण परिणाम का विश्लेषण कर रहे हैं। ये तो बहुत डीप है। बिना कंजंक्शंस के हमारी बातें सिर्फ बिखरे हुए तथ्यों की एक सूची बनकर रह जाएंगी। कोई भी दार्शनिक बहस या वैज्ञानिक सिद्धांत इन जोड़ने वाले शब्दों के बिना खड़ा ही नहीं हो सकता। ये वाकई चौंकाने वाला है कि कैसे एंड और बट जैसे छोटे शब्द हमारी तर्क क्षमता का पूरा भार उठाते हैं। बिल्कुल। लेकिन इन सब भारी भरकम लॉजिक, नियमों और संज्ञानात्मक ढांचों के बीच ना स्रोत सामग्री के बिल्कुल अंत में एक ऐसी श्रेणी आती है जो सारे नियम तोड़ देती है। इंटरजेक्शन। हाँ, इंटरजेक्शन। स्रोत के अनुसार ये ऐसे शब्द हैं जो अचानक आई भावनाओं को व्यक्त करते हैं। खुशी के लिए हुर्रे, दुख के लिए अलास, और कुछ अजीबोगरीब शब्द जैसे फाई फाई या हश। हाँ, ये बड़े मजेदार होते हैं।
यहाँ कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई सब्जेक्ट वर्ब का झमेला नहीं है। ये मुझे आधुनिक समय के इमोजी के पूर्वजों की तरह लगते हैं। इमोजी के पूर्वज, ये तो बहुत ही सटीक तुलना है ना? जब आपके पास टाइप करने का समय या धैर्य नहीं होता तो आप बस एक हैरान होने वाला इमोजी भेज देते हैं। इंटरजेक्शंस भी तो यही कर रहे हैं। वे व्याकरण के उस जटिल गणितीय ढांचे को बाईपास करके सीधे भावना को बाहर फेंक देते हैं। ये तुलना सिर्फ दिलचस्प ही नहीं बल्कि भाषा के क्रमिक विकास को समझने के लिए बहुत सटीक भी है। अच्छा। देखिए, इमोजी और इंटरजेक्शंस दोनों ही मानव संचार की उस आदिम जरूरत को पूरा करते हैं जहां तर्क और व्याकरण बहुत धीमे पड़ जाते हैं। जब किसी इंसान को अचानक दर्द होता है या अचानक बहुत खुशी मिलती है तो दिमाग का वो हिस्सा जो भाषा को व्याकरण के सांचे में ढालता है, जैसे कि ब्रोका एरिया, उसे बाईपास कर दिया जाता है। अच्छा, वो हिस्सा बाईपास हो जाता है। हाँ, ध्वनि सीधे हमारी भावनाओं के केंद्र से निकलती है। अलौस या हुर्रे जैसे शब्द शुद्ध अनफिल्टर्ड मानवीय अनुभव है, बिना किसी फिल्टर के। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाते हैं कि तमाम तार्किक ढांचे और नियमों के बावजूद भाषा का मूल उद्देश्य एक इंसान की भावनाओं को दूसरे इंसान तक पहुंचाना है। व्याकरण का ये पूरा महल इन गहरी मानवीय भावनाओं को सहारा देने के लिए ही खड़ा किया गया है। ये एक बहुत ही खूबसूरत विचार है कि नियमों के उस सख्त पिंजरे में भी इंसान ने शुद्ध भावनाओं के लिए खिड़की खुली रखी है। हाँ, बिल्कुल। तो आज हमने उस बुनियादी व्याकरण की किताब के पन्नों से क्या निकाला? बहुत कुछ। हमने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच महज परीक्षाओं में पास होने वाली सूचियां नहीं है। नहीं। नाउन और प्रोनाउन हमारी दुनिया को पहचानने और उसे संकुचित करने का तरीका है। एडजेक्टिव संभावनाओं को काटते हैं, वर्ब समय और गति लाते हैं, और एडवर्ब उस अनुभव में बारीकी भरते हैं। प्रीपोजिशन और कंजंक्शन उस पूरी संरचना को अंतरिक्ष, समय और तर्क के धागों में बांधते हैं। और इंटरजेक्शंस ये सुनिश्चित करते हैं कि इस पूरी मशीनरी में इंसान की धड़कन बनी रहे। बिल्कुल। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब हम इस बात के प्रति जागरूक हो जाते हैं कि हमारी भाषा कैसे काम कर रही है, तो हम अपने ही विचारों के प्रति अधिक सतर्क हो जाते हैं। कैसे? हम ये समझ पाते हैं कि कोई राजनेता जब किसी विशिष्ट एडजेक्टिव का इस्तेमाल करता है तो वो कैसे हमारी संभावनाओं को सीमित कर रहा है, या कैसे कोई कंजंक्शन किसी बहस की पूरी दिशा बदल सकता है। ये महज व्याकरण नहीं है, ये दुनिया को डिकोड करने का चश्मा है। दुनिया को डिकोड करने का चश्मा, क्या बात है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी चर्चा के आखिर में ना, मैं एक ऐसे विचार पर वापस लौटना चाहता हूँ जो मेरे दिमाग में शुरुआत से ही अटका हुआ है। हाँ, बताइए। हमने नाउन पर बात करते समय कहा था कि ओल्डनेस या बुढ़ाता या किसी गुण की अवस्था को जब हम नाम देते हैं तो वो एक ठोस चीज बन जाती है। हाँ, बिल्कुल कहा था। ये मुझे सोचने पे मजबूर करता है कि क्या व्याकरण का ये नियम हमारी सच्चाई को गढ़ता है। मतलब जब हम किसी अस्थायी भावना जैसे उदासी को एक नाम देकर नाउन बना देते हैं तो क्या हम अवचेतन रूप से उसे एक स्थायी और ठोस वस्तु मान लेते हैं? ये तो बहुत गहरा सवाल है। क्या हम भाषा के इसी नियम के कारण अपनी भावनाओं और जीवन की बहती हुई प्रक्रियाओं को अटल सत्य मानकर उनसे डरने लगते हैं? क्या हम अपनी ही बनाई भाषा के कैदी हैं, जहां व्याकरण के ये साधारण से नियम ये तय कर रहे हैं कि हम खुद को और इस ब्रह्मांड को कैसे महसूस करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो उस बुनियादी व्याकरण की किताब से शुरू होकर हमारी अपनी चेतना की सीमाओं पर जाकर रुकता है। और यही वो बिंदु है जहां व्याकरण समाप्त होता है और दर्शन शुरू होता है। सच कहूं तो शायद हमारी सबसे बड़ी खोज ये नहीं है कि हम भाषा से क्या कह सकते हैं, बल्कि ये है कि भाषा हमसे क्या कहलवा रही है। बहुत खूब। इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उन बुनियादी ईंटों पर विचार करते रहिए जो आपकी सोच की पूरी इमारत को खड़ा किए हुए हैं। ये इमेज द एनाटॉमी ऑफ अ सेंटेंस वाक्य की संरचना को एक बहुत ही सुंदर और रंगीन विजुअल के जरिए समझाती है। इसमें एक जटिल वाक्य को उसके व्याकरणिक हिस्सों में तोड़कर दिखाया गया है। यहाँ इस वाक्य का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। वाक्य, सेंटेंस, अलास, he slowly put the heavy box on the floor, but it broke. व्याकरणिक विश्लेषण, ग्रामेटिकल ब्रेकडाउन। शब्द, वर्ड, व्याकरण का प्रकार, पार्ट ऑफ स्पीच, हिंदी अनुवाद, हिंदी ट्रांसलेशन, व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। अलास, इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक, हाय या अफसोस, दुख या खेद व्यक्त करने के लिए। ही, प्रोनाउन, सर्वनाम, वह, संज्ञा नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ करता। स्लोली, एडवर्ब,
क्रिया विशेषण धीरे से, ये बताता है कि क्रिया कैसे हुई। पुट वर्ब क्रिया, रखा मुख्य क्रिया या काम। द आर्टिकल उपपद किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करता है। हेवी एडजेक्टिव विशेषण भारी, ये बॉक्स संज्ञा की विशेषता बता रहा है। बॉक्स नाउन संज्ञा डिब्बा या बक्सा, वस्तु का नाम ऑब्जेक्ट। ऑन प्रेपोजिशन संबंध सूचक पर, ये स्थान या स्थिति को दर्शाता है। द फ्लोर नाउन फ्रेज संज्ञा वाक्यांश फर्श, क्रिया का स्थान। बट कंजंक्शन समुच्चय बोधक लेकिन या पर, दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द। इट प्रोनाउन सर्वनाम यह, बॉक्स के लिए दोबारा इस्तेमाल किया गया शब्द। ब्रोक वर्ब क्रिया टूट गया, दूसरी क्रिया जो परिणाम दिखाती है। मुख्य विशेषताएं विजुअल लर्निंग, इमेज में रंगों और ब्लॉक्स का उपयोग किया गया है ताकि ये समझा जा सके कि एक वाक्य कैसे अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बनता है। दोहरे वाक्य कंपाउंड सेंटेंस, बट का उपयोग ये दर्शाता है कि ये एक संयुक्त वाक्य है जहां दो विचार आपस में जुड़े हुए हैं। क्या आप इनमें से किसी विशेष व्याकरणिक हिस्से जैसे एडवर्ब या कंजंक्शन के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे? Hundreds of